Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सब जब भी वीडियो देख रहे हो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आज इसकी थियरी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि इसकी थियरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल भी एक आध पूछे जा सकते हैं और थियरी से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन जो होता है इसका आता है। तो अच्छा खासा वेटेज है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि इस पर मैं थियरी लाऊं। तो आज इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इसकी थियरी आज मैं लेके आया हूँ। और इसमें आज जितना मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप इतना थियरी कर ले जाते हो इससे और आपको इतनी चीज़ें याद रखते हो तो आराम से जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है तो समझो उससे आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं पूछा जाएगा। जिस हिसाब से जिस पैटर्न पे सीनेट का एग्ज़ाम जो है वो मतलब वो बनाया जाता है, ठीक है, तो सेम इसी का पैटर्न होता है। थियरी इतना जो है आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और आप लोग अगर पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो सीरियस हो जाओ अब, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसकी डेट अब नज़दीक आ रही है। उल्टी गिनती जो है आपके एग्ज़ाम की स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग अभी सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर के। अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है, सफिशिएंट है कि आप लोगों को एक अच्छी मार्क्स और रैंक के साथ जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज आप में सेलेक्ट हो सकते हो। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के थियरी पे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? ग्रेविटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ग्रेविटेशन की, और हाँ एक खास बात और, जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करते चलूँगा, जब इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजूँगा तो आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जो इसकी थियरी है उसको टाइम पे थोड़ा रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिविज़न के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रिविज़न बहुत ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अब चलते हैं ग्रेविटेशन को क्या कैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो ग्रेविटेशन होता है कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे आप लोग देखा होगा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है बाकी, या फिर आप जैसे जो मतलब ग्रेविटेशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये सब जो फोर्स होते हैं कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। बट ग्रेविटेशन जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब आपस में जुड़ने से नहीं होता है, कि आपस में कॉन्टैक्ट से नहीं होता है किसी की, बट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब यह ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जो अगर दो वस्तुएं प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या है? ग्रेविटेशन है। द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स द सेंटर। जो अर्थ है, अर्थ सभी जितनी भी बॉडीज हैं उनको अपने क्या सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द बॉडीज टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोल्ड, ठीक है। तो जो अर्थ है, अर्थ क्या करती है? फोर्स लगाती है कहाँ पे? क्या है? द अर्थ, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल, ठीक है, पुल द बॉडी जो है टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब अर्थ जिस फोर्स से सेंटर की तरफ फोर्स लगा के जो बॉडीज को पुल करती है वही क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो अर्थ का सेंटर का आप मान चलो कि जैसे ए अर्थ हो गया और कोई एक बॉडी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सेंटर की तरफ जो इसका अट्रैक्शन होता है इस बॉडी का, इसी को क्या कहलाते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है यही। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक ग्रेविटेशन जो इसको आइजैक न्यूटन ने दिया था, इनके लॉ को क्या बोलते हैं? ये एक लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन, ठीक है। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ था किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनका कहना था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको इस फार्मूले से समझाता हूँ कि आइजैक न्यूटन का कहना था कि जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उस दोनों के मास के प्रोडक्ट के। मतलब अगर आप मास बढ़ाओगे दोनों का तो क्या फोर्स बढ़ेगी, और क्या होता है? डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के रूट, ठीक है। मतलब कि अगर आप फोर्स जो है फोर्स अगर आप बढ़ा रहे हो 1 टाइम,
मान लो आप, ठीक है, अगर मान फोर्स आप दोगुनी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप इसको 2 बढ़ाओगे तो 4 कम होगा, 3 गुना करोगे तो 9 गुना कम हो जाएगी, ठीक है, फोर्स। तो इसलिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फोर्स। और मास के क्या होता है, मास के यहाँ पे डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे पहले ऐसे कर सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कभी पूछता है ना कि अगर फोर्स हम हाफ कर दें तो क्या बोलते हैं, तो क्या फोर्स, मतलब अगर डिस्टेंस आधी कर दें तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और या फिर अगर डिस्टेंस को हम 2 गुना कर दें तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। और अब देखो जो एक मेन आपका फार्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ इज इक्वल टू जी यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताया कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला जो है जी का याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है भी। इसका क्या होता है, m-1 L3 T-2, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो सीनेट का एग्ज़ाम आई थिंक 2022 में हुआ था, उसमें एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फार्मूला इसका। तो कुछ जो थोड़ा मतलब क्वांटिटीज़ हैं जो मतलब थोड़ा फेमस हैं, तो उनके आपको डायमेंशनल फार्मूले भी याद रखते चलना है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, खासकर जो कांस्टेंट होते हैं यूनिवर्सल। अब बात करते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल देखो, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सच एज अ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो इसमें सिंपली यही कहा है कि जो अर्थ के अट्रैक्शन से कोई बॉडी उसके मतलब नीचे आती है, तो इसी जो फ्री फॉल होता है बिना किसी फोर्स के नीचे जो आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं, हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो कोई फ्री फॉल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना जानो फ्री फॉल होता क्या है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ, ठीक है, गिरता है, एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व्ड, तो उसमें एक जो एक्सेलरेशन होती है वो काम करती है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन पुल की वजह से लगता है, जो सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हो हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इतना, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, जी के हम कुछ ये जो स्मॉल जी होता है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इफ़ मास ऑफ अर्थ इज स्मॉल एम, ठीक है, अगर अर्थ का मास हमने यहाँ पे क्या कैपिटल एम माना, एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द बी एम, और जो मास है, ठीक है, वो स्मॉल एम है उसका ऑब्जेक्ट का, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, मतलब सपोज दैट ये मान लो अगर अर्थ है तुम्हारी, ठीक है, ये अर्थ है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अर्थ का मास क्या हमने मान लिया, कैपिटल एम मान लिया, ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम मान लिया हमने, और अर्थ का मास, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या यहाँ पे हमने माना है कैपिटल आर मान लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कैपिटल आर मान लिया। तो जो फार्मूला स्मॉल जी का बनता है वो सिर्फ यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, और जो कैपिटल आर है वो क्या है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से होता है, ठीक है, ये चीज़, और क्या है, इनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल एम। जो स्मॉल एम क्या था, स्मॉल एम जो था ऑब्जेक्ट का मास था, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किसके, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन आप नॉर्मल पढ़े होगे उसकी भी जो यूनिट होती है सेम होती है, यहाँ भी यूनिट सेम होती है, तो इसका मतलब सेम डायमेंशनल फार्मूला भी इनका होगा, ठीक है, जो उसका होगा वही इसका भी फार्मूला होगा।
तो आप लोग इसका फार्मूला जो है डायमेंशनल फार्मूला मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसकी डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए वर्क है एक। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। एज अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द एंड सिलेशियल बॉडी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं। अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, जो अर्थ है, अर्थ जो है पोल्स पे क्या है, फ्लैटेंड है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस एट पोल्स दैट इक्वेटर, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन इक्वेटर। तो देखो जैसे आपकी ये अर्थ हो गई, तो सपोज जैसे आपका ये मान लो अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, तो अर्थ के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और आपका ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, पोल्स होता है, ठीक है। एक इक्वेटर है और ये क्या है, पोल्स है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स। जो पोल्स पे क्या होता है, अर्थ जो है फ्लैटेंड है, और द रेडियस ऑफ अर्थ है इज लेस एट पोल्स। जो पोल आपका है, पोल पे क्या होता है, अर्थ की रेडियस जो होती है कम होती है। हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट इक्वेटर एंड देन पोल्स, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे है। अब मास के बारे में जानते हैं। मास इज टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच मेजर्स द इनर्शिया ऑफ बॉडी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, ठीक है। तो आपको यहाँ इतना याद रखना है कि जो इनर्शिया है इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। सॉरी, इनर्शिया नहीं, मास जो होता है, मास किसमें, केजी में नापते हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स, मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। जो मास होता है हर जगह सेम होता है यूनिवर्स में। द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। जो बॉडी का मास है कभी क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कौन सी ऐसी क्वांटिटी, मान लो 4 वहाँ पे क्वांटिटीज़ दे दी गई, तो आपसे पूछा सकता है कौन सी क्वांटिटी होती है जीरो नहीं हो सकती है कहीं पे भी, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो क्या वहाँ पे होगा, मास हो सकता है, ठीक है। अब वेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो वेट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वेट कहलाता है। वेट का आपको फार्मूला यहाँ पे सिंपल याद रखना है, W = क्या होता है, mg होता है। g यहाँ पे क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है। वही W, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वेट के इक्वल होता है। अब W का फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वेट का फार्मूला होता है Gmm/r², ठीक है। तो जैसे W = क्या होता था, अब एक मिनट फार्मूला आपको बताता हूँ आया कहाँ से, ठीक है। जैसे क्या था, W = क्या था, mg था, ठीक है। W = क्या था, mg था, ठीक है, स्मॉल m × g था। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपका m तो है, स्मॉल m तो है ही आपका, ठीक है, और g की जगह जो था, अभी आपने ऊपर इसका फार्मूला पढ़ा था Gm/r², ठीक है। तो जब आप इन दोनों का क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो वेट = क्या आ जाएगा, Gmm/r², ठीक है। तो वहीं से इस फार्मूला का जो है डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या स्मॉल g की वैल्यू रख दी गई है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको स्मॉल, ठीक है, W = mg याद रखना है, और स्मॉल g की अगर आपको वैल्यू याद है तो आपको एग्जाम के टाइम में, ठीक है, आप वहाँ पे इस चीज़ को पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। देखो फिजिक्स में हर चीज़ रटने से नहीं चलती है, कुछ चीज़ें समझी भी जाती हैं। तो जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, कि आपको उतना लोड आपके ऊपर कम होगा, कि आपको उतना रटना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ बताया गया, वहाँ पे कैपिटल M का था, अर्थ का मास था, और जो कैपिटल R थी वो क्या थी, रेडियस ऑफ अर्थ थी, ठीक है। अब वेट क्या था, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। SI यूनिट क्या थी इसकी, न्यूटन थी, ठीक है। वेट हमेशा कहाँ, टूवर्ड डाउन लगता है, नीचे की तरफ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज़ चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जो वेट, देखो मास, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, मास जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, हर जगह कहीं भी यूनिवर्स में, लेकिन वेट कभी सेम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो W = क्या होता है, mg होता है, तो g है, g की वैल्यू वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए क्या होता है, वेट कभी सेम नहीं होगा, जबकि मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट बिकम्स 0, ठीक है। सेंटर पे क्या होता है, वेट क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ की क्या होती है, रेडियस वो 0 हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ फार्मूले में, ठीक है। देखो अगर अर्थ की रेडियस मान लो, अर्थ की जैसे ये क्या होगा, ए अर्थ हो गया तुम्हारा, ठीक है, अर्थ हो गया, ए अर्थ का सेंटर हो गया। अब सेंटर जो ए आर यहाँ पे है वो क्या है, रेडियस
ऑफ अर्थ है, ठीक है, मतलब अर्थ की जो रेडियस है। तो जब सेंटर तुम एकदम अर्थ के सेंटर पे चले आओगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब फार्मूले में यहाँ पे आप 0 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वेट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अर्थ की रेडियस पे जो वेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या था यहाँ पे, 0 था, ठीक है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या था, वेट 0 था तुम्हारा। अब स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द वेट। स्प्रिंग एक बैलेंस मेथड टेक्निक होता है, उससे क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं किसी बॉडी का। एंड पैन बैलेंस इज यूज टू मेजर द मास ऑफ द बॉडी। और एक टेक्निक होता है पैन बैलेंस, ठीक है, वो उससे क्या मेजर करते हैं, बॉडी का मास करते हैं। तो आपके एग्जाम में इतनी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी कि बैलेंसिंग, ठीक है, खास करके, नहीं तो मैं आपको इसको पढ़ा देता। तो चलते आगे देखते हैं क्या है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द मून, ठीक है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो मून पे क्या होता है, अर्थ के वेट के कितना, 1/6 टाइम्स होता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खासकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मैं इसको देखो मार्क कर दे रहा हूँ, मैं इसको कैसे तो कह दूँगा 5 स्टार, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसको आपको याद ही रखना है बच्चों, इसको भूलना नहीं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत इसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो वेट होता है मास मून पे, वो अर्थ के कितने टाइम्स होता है, 1/6 टाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूछे ही जाते हैं और जाएंगे। ये केवल इवन समझो केवल आपका सीनेट का ही लेवल का नहीं एग्जाम पूछा जाएगा, बल्कि नीट के भी नीट के क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और भी जो एम्स के होते हैं, मतलब बहुत एक फेमस क्वेश्चन है, मैं इसको बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट क्या है, द हेवनली बॉडी विच इन रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट, ठीक है। तो जैसे अर्थ पे क्या है, तुम्हारा एक प्लैनेट है, तो सन के अराउंड जो जो बॉडीज हैं वो मतलब अगर रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाना होता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको बता दूँ, इसका मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना, ठीक है। तो बाकी उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं हम। अब केपलर्स लॉ भी प्लैनेटरी मोशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको उतना बता दे रहा हूँ। केपलर का फर्स्ट लॉ देखो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलोज द शेप ऑफ एन इलिप्स विथ विच सन एट वन फोकाई, ठीक है। तो सन जो होता है, सन एक के मतलब फोकाई पे होता है, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, जो मतलब ये प्लैनेट्स होते हैं चक्कर लगाते हैं, और इनका जो पाथ होता है कैसा, इलिप्टिकल होता है, ठीक है, इलिप्स होता है, मतलब चिपटा हुआ ऐसा, ठीक है। तो आपको इस पर याद रखना है कि यहाँ पे शेप आपसे पूछ सकता है कि पाथ का क्या होता है, तो एलिप्स होता है, ठीक है, एलिप्स बनता है, एलिप्स कुछ ऐसे बन रही है, एलिप्स, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं ऐसे पाथ को, ठीक है, चपटा हुआ। अब सेकंड लॉ पे बात करते हैं। केपलर का जो सेकंड लॉ था, it states that the imaginary line from the sun at a planet sweeps out equal area in equal interval of time। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है इसका ये। बाकी ये थर्ड लॉ जो है केपलर का इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत फर्स्ट लॉ, बाकी थर्ड लॉ। इट स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन्स डिस्टेंस planet from the sun is directly proportional to the square of time capital T move around the sun it express at, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देना, जो आर क्यूब किसके होता है, टी स्क्वायर के। तो आपको सिंपल यहाँ पे ये फार्मूला, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है इस जगह पे। बाकी चलते हैं आगे, चलते हैं। फिलहाल केपलर जो रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे याद रखना है कि एक स्मॉल के क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी क्या है। तो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब आप इसको भी थियरी को पढ़ना तो इसको, ठीक है, इतना चीज़ें रिवाइज कर लेना, खुद से पढ़ लेना। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज़ अ बॉडी विथ विच इज़ कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी, ठीक है। सैटेलाइट ऑफ टू टाइप्स, जो सैटेलाइट होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट। जैसे देखो अर्थ एक जैसे हम जो मान लो एक ऑर्बिट हो गया, तो मैं ऑर्बिट पढ़ा होगा ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं।
तो हर ऑर्बिट का क्या होता है, अपने एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसकी क्या अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जब तक उससे मतलब सैटेलाइट को उतनी पार्टिकुलर उतनी वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक वो उस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा। आपने अभी जब हमारा लेटेस्ट जो मतलब मिशन मार्स मून पे गया था चंद्रयान हमारा, तो आपने देखा, आपने सुन रहे होंगे ना आप लोग न्यूज़ में या फिर टीवी में देख रहे होंगे कि फिलहाल अर्थ की ऑर्बिट को पार कर गया, अब मून की इस ऑर्बिट में पहुंच गया, फिर अर्थ की मतलब ऑर्बिट आपने सुना होगा कई बार। तो वही जो ऑर्बिट होता है, ऐसे ही ऑर्बिट होते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, वो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, उनको पार्टिकुलर उतनी वेलोसिटी दी जाती है ताकि वो पार्टिकुलर जो मतलब उनका मनचाहा जो ऑर्बिट है उसमें वो चक्कर लगा सकें। यही होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वी होता है, वी के नीचे जो जीरो लगता है इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे आप लोग हिंदी मीडियम से उनको बता दूं, इसको वी नॉट बोलते हैं, तो आप लोग ठीक है इसको याद रखना है। अब वी नॉट का फार्मूला आपको देखिए ध्यान रखना है। वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट कैपिटल जी अपॉन स्मॉल आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, आर कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, और ए आर प्लस एच क्या हो गया, ऑर्बिटल रेडियस हो गया, ठीक है। तो कौन कहाँ पे क्या किस फार्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उतना आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो ना, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसको उतना प्रोडक्टिव क्वालिटी के साथ पढ़ोगे तो आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में। इसलिए जितना ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे आप देख लो जो वी नॉट यहाँ पे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, और उसमें कौन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम कैपिटल आर स्मॉल एच और आर प्लस एच क्या है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं हम स्केप वेलोसिटी की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी देखो होता क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट शुड बी गिवन टू द बॉडी टू इनेबल टू इट्स स्केप अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि स्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जो जिसको जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम पार्टिकुलर अगर उतनी वेलोसिटी हम दे देंगे ना, तो अर्थ की क्या हो जाएगी, वो अर्थ के फील्ड को जो उसका अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है ना, उसको पार करके वो अर्थ से बाहर चला जाएगा, फिर वो कभी दोबारा लौट के अर्थ पे नहीं आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कैपिटल जी स्केप वेलोसिटी स्मॉल, इसको वी ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो स्केप वेलोसिटी को वी ई था और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी था क्या था, वी नॉट था वो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि वी नॉट और वी ई में वी ई स्केप वेलोसिटी होता है और जो वी नॉट होता है, वी नॉट क्या था, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अब स्केप वेलोसिटी का फार्मूला काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना है। इसको भी मैं फिर से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। सबसे जो सिंपल इसका फार्मूला था वो क्या था, 2g अंडर रूट 2gr, ठीक है। इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। अब यहाँ पे स्मॉल g की जगह क्या रख दिया गया है, gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको इसका बताता हूँ डेरिवेशन, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि यहाँ पे अंडर रूट 2gm अपॉन आर कैसे हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो जो इसके वेलोसिटी थी, इसकी फार्मूला क्या था, यहाँ पे अंडर रूट 2gr, ठीक है। ये थी आपकी स्केप वेलोसिटी का फार्मूला था। अब वी में क्या यहाँ पे रख दिया गया, अंडर रूट 2 कैपिटल जी की जगह क्या रख दिया, gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या यहाँ बचा, स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ गया, 2gm अपॉन आर, ठीक है। ये क्या आ गया, स्केप वेलोसिटी का एक दूसरा जो फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऐसे ही ये फार्मूला का जो है डेरिवेशन हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे हुआ, ठीक है। बाकी एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ना फिर से समझ में, फिर से आप वीडियो को देख लेना, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा आपकी आई थिंक वो समझ में आएंगी। अब स्मॉल जी क्या था पता ही आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आर कैपिटल आर क्या है, वो अर्थ की रेडियस है। इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना मत इसको। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
इसके आने के चांसेस हैं, ऐसे ही चीज़ें होती हैं, पूछी जाती हैं सीनेट के एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं इसको। अब रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पे और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है √2 × v0, ठीक है। अब देखो v0 का जो फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला मान लो, वहाँ पे क्या पता ऐसा रिलेशन ना दिया हो, वहाँ पे आपको जो v0 है यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, इसको वहाँ पे दे रखा हो सॉल्व करके, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है हर चीज़। तो फिलहाल हाँ, बस आज की वीडियो में इतना ही थ्योरी थी आपकी, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको उतना सफिशिएंट था, इतना मैं आपको बता दिया है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप चीज़ श्योर रहो, ठीक है, श्योर रहो इन चीज़ से, कहीं बाहर से नहीं कुछ पूछा जाएगा। जितना अगर न्यूमेरिकल भी आएगा तो इन्हीं फार्मूलों से आएगा, थियोरी भी आएगी तो इन्हीं जितने थियोरी मैंने आज आपको बताया उतनी थियोरी से ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहो, और रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो डिसिप्लिन, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो ना, तो आप बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले चीज़ देखो जो है आपके अंदर ना एक जो डेडिकेशन है ना, वो होना चाहिए कि आप डेडिकेट रहो अपने गोल के लिए। आपको जो करना है, जो कुछ भी बनना है ना, फिर आप भटको नहीं, आपका मन नहीं भटकना चाहिए। अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ मुझे बीएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आपको किंग जॉर्ज पीजीआई जो भी आपका मतलब ड्रीम कॉलेज है आपको यहाँ से करना है, तो बार बार अपने गोल को मत बदलो। अपने ड्रीम आपका जो है उस पर आप स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है, अड़े रहो उस पर, हटो मत वहाँ से। तो आपका डेडिकेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप डेडिकेट रहो अपने गोल के लिए। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, ठीक है। डेडिकेशन के बाद क्या आता है, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहो, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता है। अगर जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना, कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी नहीं आपसे क्रैक हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम। इसलिए अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो आपको लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, अगर आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहते हो, अच्छे आप ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, तो भी वहाँ भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे एक दुकानदार ही है, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर दुकानदार है मान लो कोई, उसकी दुकान खूब अच्छे से चल रही है, और वो तब तक क्या करता था, एग्ज़ाम्स, मान लो अपना जो दुकान था सुबह 6 बजे खोल देता था और शाम को 10 बजे बंद करता था। तो मान लो कभी ऐसा टाइम आया कि जब मान लो उसकी दुकान खूब अच्छे से चलने लगी, और बाद में सोचता है कि अब तो दुकान अच्छे चल रही है, अब मैं एग्ज़ाम क्या करूँगा, अब अपना दुकान जो है उसको 10 बजे खोला करूँगा। तो उसको जो 6 से 10 का टाइम था, उतना वो क्या कर रहा है, कम्फर्ट जोन में जा रहा है वो। तो क्या होगा, उसके जो कस्टमर्स होंगे बिगड़ जाएंगे अब वो, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका जो ग्राफ था ना वो अब डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट था वो कम होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल उसकी जो प्रॉफिट इनकम है सब जीरो हो जाएगी। लोग ऐसा है उसके बारे में बोलेंगे हाँ दुकान तो उसके बंद ही रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के समझाया हूँ। तो अपने क्या खोलना पड़ेगा आपको, जैसे वहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी था, वैसे आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने गोल के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जितना पढ़ रहे हो क्वालिटी पढ़ो, ठीक है, क्वालिटी के साथ पढ़ो। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो कि आप पूरा है ना आज 4-5 चैप्टर ख़त्म कर डालो। 4-5 चैप्टर मत जाओ, एक चैप्टर ही पूरे दिन भर पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, तो ही आप अच्छा कर पाओगे। तो क्वांटिटी नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद आता है रिवीजन, ठीक है। आप टाइम पे क्या करते हो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि आप मान लो आज तो खूब अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक हफ्ते बाद आज यही मैं बोल रहा हूँ जो आपने पढ़ा है वो भूल जाओगे, उसमें से लगभग 50% चीज़ें आप भूल जाओगे। इसलिए टाइम पे आप अगर रिवीजन करते रहोगे, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर आप भूलोगे नहीं कभी उसको, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।